हो गया। देखो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया है कि बजट से क्वेश्चन आते ही हैं और आपके एग्जाम में घूम फिर के वो क्वेश्चन सब जो होते हैं ना वो बजट से ही होते हैं, लेकिन हम बजट को उस तरीके से कभी पढ़ते ही नहीं है। अब बजट कैसे पढ़ा जाता है वो आप समझ लो। पहले सबसे पहली बात है कि यार बजट होता क्या है। तो देखिए मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि बजट चालू वर्ष का या विगत वर्ष का नहीं होता, बल्कि बजट होता है आगामी वर्ष का, यानी अगले वर्ष का। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अब मान के आप ये चल लीजिए कि आपको अगला महीना कैसे काटना है, त्योहार है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लो कि यार कितना पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, कितना पापा जी देंगे, कितना मम्मी देंगी, कितना भाई देगा, वो सब, और हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, कितनी फीस जमा करनी है, कितना किसको देना है, उस सब का आप एक ब्यौरा लिख लो। और ये जो ब्यौरा होता है यही कहलाता है आपका बजट। अब देखिए जो बजट होता है ना, इस बजट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आय और एक होता है व्यय। यानी आय और व्यय दो चीजें होती हैं, कितनी आय कहां से होनी है वो, और कितना व्यय कहां कहां होना है वो इसमें होता है। अब देखिए बजट जो है, मैं फिर से कहा कि बजट होता है आगामी वर्ष का। आगामी वर्ष का मतलब है जो वर्ष आगे आने वाला है। तो ये आगे आने वाला वर्ष कौन सा है आप जानते हैं, वो वर्ष है 2023 और 24। अब मैं 23-24 क्यों कह रहा हूं, सीधा या तो 23 या 24 क्यों नहीं कह रहा हूं, उसका रीजन है क्योंकि जो वित्त वर्ष शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो सिंपल सी बात है 2023 में 1 अप्रैल को शुरू होगा और खत्म होगा 2024 में 31 मार्च को। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बजट कैसा है, आगामी बजट है। अभी आ गया क्या, अभी शुरू हो गया क्या वर्ष, कब शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 को, और अभी क्या चल रहा है जनवरी 2023, यानी अभी तो 2-3 महीने बाद वर्ष की शुरुआत होगी, लेकिन बजट पेश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो बजट होता है वो आगामी वर्ष का होता है। तो ऐसे ही जो वर्ष इस समय चल रहा है इसका पिछली बार पेश हुआ होगा, जो पिछली बार था उसका उससे पिछली बार पेश हुआ होगा। यानी हर वर्ष का बजट जो होता है वो ध्यान रखिएगा वो एक वर्ष पहले पेश हो जाता है। सामान्य तौर पर अगर हम बजट की बात करें तो बजट में 3 वर्षों के आंकड़े होते हैं। एक तो आगामी वर्ष के आंकड़े, एक जो वर्ष चल रहा है यानी चालू वर्ष उसके आंकड़े, और एक वर्ष जो निकल गया उसके आंकड़े शामिल होते हैं। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं मैं थोड़ा सा आपको कि देखिएगा कि जो बजट तैयार होता है वो कैसे होता है, पहले इस बात को समझिए। बजट तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है वित्त मंत्रालय के पास, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री सबको देखती है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो बजट बनाया जाता है तो ये जैसे मान लो अब जनवरी में फरवरी आई, फरवरी के पहले सप्ताह में बजट पेश हुआ, तो ये बनना तो पहले से तैयार हो गया होगा ना। तो ये बजट बनना तैयार हो जाता है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास से, यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास से वित्त मंत्रालय जुड़ जाता है इस काम में, बजट बनाने के काम में। सरकार के हर मंत्रालय हर विभाग के पास ये सूचना जाती है कि बताओ जो अगला वर्ष आ रहा है 2023-24 उसमें तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा कहां कहां तुम्हें खर्च करना है, क्या क्या करना है, सड़कें, ये वो, विद्यालय, ये सब जाता है। तो वो सब विभाग अपनी अपनी ये दे देते हैं कि हमारी इतनी मांगे हैं, हमें ये काम करने हैं, और साथ ही साथ इतना इतना पैसा हमें आने की उम्मीद है। बजट उम्मीदों पे आधारित होता है, अनुमानों पे आधारित होता है, कोई एक सटीक डाटा नहीं होता बजट। तो अब क्या होगा, वित्त मंत्रालय इस सबको पूरे को तैयार कर देगा, उसके बाद वित्त मंत्री महोदय इसे फरवरी के पहले सप्ताह में संसद में पेश कर देते हैं, और इस तरीके से बजट पेश हो जाता है, और फिर संसद उस बजट को क्या करती है, पास करती है। बजट के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बजट की वो ट्रेडिशनल क्लास हो जाएगी, फिर बाकी जो 2023-24 का बजट है वो नहीं हो पाएगा। तो बजट का मतलब आपको समझ में आ गया, आगामी वर्ष का होता है, और वो होता है आपका 2000, मतलब आगामी वर्ष का मतलब हो गया जो इस बार बजट पेश हुआ है वो है 2023 और 24 का। बजट में दो चीजें होती हैं, एक होता है आय, एक होता है व्यय। अब देखिए इन आय और व्यय को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी जो आय होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आय होती है जिसे हम बोलते हैं राजस्व आय, और दूसरी आय होती है जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत आय। यानी एक हो गई राजस्व आय यानी रेवेन्यू इनकम, और दूसरी हो गई पूंजीगत का मतलब हो गया कैपिटल इनकम, यानी ये रिसिप्ट्स हैं,
रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। और दूसरा व्यय भी दो प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है आपका जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, दो प्रकार के व्यय होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब पहले हम बात करते हैं आय के बारे में, ठीक है, कि ये आय किस प्रकार से होती है और कैसे होती है। पहली बात तो ध्यान रखना, यह आय का मतलब समझ जाइए, ये विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की आय होती है। अब राजस्व आय और पूंजीगत आय में हमने अंतर किया, ये क्यों किया, इन दोनों में क्या अंतर है मैं बता देता हूं। राजस्व आय ऐसी आय होती है जिस आय से सरकार की किसी, कहना चाहिए कि सरकार के ऊपर कोई दायित्व नहीं बढ़ता। इस बात को आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं मेरी इनकम, मैं ये बोल दूं कि यार मेरी इनकम जो है वो मान लो कि 50,000 रुपए है। अब 50,000 रुपए में से मैं कहूं कि 30,000 तो ऐसे हैं जो मैं मेहनत करता हूं या मेरा कोई काम धंधा है वहां से मेरे को प्रॉफिट आता है, और 20,000 की इनकम मेरी ऐसी है कि मैं अपनी जमीन बेच देता हूं या कोई ना कोई सामान बेच देता हूं। दोनों इनकम में अंतर है ना। एक इनकम तो वो है जिससे मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी, कोई दायित्व नहीं बन रहा है, और एक इनकम वो है जिससे मेरे ऊपर दायित्व बढ़ गया। आप कहें कैसा दायित्व, मेरी जमीन कम हो गई ना, वो दायित्व है ना, दायित्व बढ़ गया। या मैंने कर्ज ले लिया किसी से, कर्ज लेने पे दायित्व बढ़ा या नहीं। तो मेन इनकम में अंतर क्या है, जो राजस्व आय वाली वो इनकम होती है जिनसे कोई दायित्व नहीं बढ़ता, कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, कोई दायित्व नहीं बढ़ता। या मैं ये कह दूं कोई संपत्ति कम नहीं होती, कोई संपत्ति कम नहीं होती, कम नहीं होती। दो चीजें मैं जो बोल रहा हूं, ये ऐसी इनकम है ना ही कोई दायित्व बढ़ेगा और ना ही कोई संपत्ति कम होगी। यानी कुछ बेच के नहीं लेके आया, किसी से उधार नहीं लिया, उधार लूंगा तो दायित्व बढ़ जाता, और अगर कुछ बेच दिया तो संपत्ति कम हो जाती। ऐसी इनकम जिससे ना कोई दायित्व बढ़ रहा है और ना ही कोई संपत्ति कम हो रही है, वो इनकम होती है राजस्व आय, यानी उसे हम बोलते हैं राजस्व आय, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। अब ये जो राजस्व आय है, ये ध्यान रखिएगा कि राजस्व आय दो प्रकार की होती है। एक होती है कर से प्राप्त, टैक्स से प्राप्त इनकम, जो टैक्स से सरकार प्राप्त कर रही है, कर से प्राप्त। और दूसरी वाली होती है गैर कर से प्राप्त, गैर कर से प्राप्त। यानी दो प्रकार की इनकम हो गई राजस्व आय, एक कर से प्राप्त और एक गैर कर से प्राप्त। अब इसका क्या मतलब है जी, कर से प्राप्त, जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो इनकम सरकार की राजस्व इनकम में आती है। क्या बताओ, सरकार, आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, क्या सरकार के ऊपर कोई दायित्व बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। क्या सरकार की गारंटी थोड़ी है आप उसे टैक्स दोगे तो सरकार आपको ये देगी। वो अलग बात है कि उसका दायित्व है, लेकिन उसे जिम्मेदारी थोड़ी है कि नहीं करना ही करना है, करना ही करना है। सड़क टूटी है, 50 साल तक टूटी पड़ी रहे, आप टैक्स देते हो दोगे। यानी टैक्स से प्राप्त इनकम जो है ना, उस इनकम से ना ही सरकार कुछ बेच के लेके आई है और ना ही सरकार के ऊपर कोई दायित्व बढ़ रहा है। तो कर से प्राप्त आय किस में आएगी, आपकी राजस्व आय में आएगी। दूसरी कुछ इनकम होती है गैर कर से प्राप्त। गैर कर से प्राप्त इनकम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनसे सरकार को लाभांश आता होगा या नहीं आता होगा, डिविडेंड, प्रॉफिट, लाभांश। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो LIC है, कोई इनकम होगी या नहीं। SBI बैंक मान लो कुछ कमा रहा है तो कोई इनकम होगी या नहीं, लाभांश डिविडेंड भी तो आएगा। तो लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड, जो सरकार की कंपनी है उनसे भी तो प्रॉफिट हो रहा होगा, हर एक घाटे में थोड़ी होगी, कुछ तो प्रॉफिट में होंगी ना, तो उनसे भी कुछ पैसा आएगा। तो बताओ जो प्रॉफिट से आ रहा है संपत्ति से, क्या उससे कोई दायित्व बढ़ रहा है, क्या उससे कोई संपत्ति कम हो रही है, नहीं। आप कहोगे संपत्ति कम तब होगी जब सरकार शेयर बेच देगी, जब विनिवेश कर देगी, लेकिन वो विनिवेश थोड़ी कर रही है, वो तो प्रॉफिट आ रहा है। दूसरी बात, सरकार ने किसी को ऋण दिया, मान लो हमारी सरकार ने किसी को ऋण दिया, किसी राज्य को दे दिया, किसी को दिया, और उस पर वो राज्य इंटरेस्ट दे रहा है, वो राज्य ब्याज दे रहा है, ब्याज।
तो आप बताओ क्या ब्याज के तौर पे जो हमारी सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है, उससे कोई दायित्व बढ़ रहा है क्या सरकार के ऊपर? नहीं बढ़ रहा ना। कोई संपत्ति कम हो रही है क्या उस इनकम आने से? नहीं कम हो रही है। तो इसमें लाभांश आ जाएगा। दूसरी चीज मैं ये भी कह सकता हूं, क्या बोलूं, ब्याज वाली आय, इंटरेस्ट वाली आय, इंटरेस्ट वाली आय, ये भी गैर कर से प्राप्त आय में आ जाएगी। और अन्य ना जाने कितनी आय हैं जो सरकार को मिलती है, यहां से वहां से प्राप्त हो रहा है। ये जितनी भी आय होती हैं भैया, ये सब आय कौन सी होती हैं? ये होती हैं राजस्व आय। बात समझ में आ रही है बात? अब दूसरी बात करते हैं हम लोग पूंजीगत आय के बारे में। यानी ये कौन सी आय है भाई? पूंजीगत आय का सीधा सा है क्या, यहां राजस्व आय में दायित्व नहीं बढ़ता, इधर दायित्व बढ़ेगा। यानी ये इनकम ऐसी होगी जिससे सरकार के ऊपर दायित्व बढ़ा। दायित्व कैसे से बढ़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी सरकार ऋण ले ले, यानी आप कह सकते हैं ऋण लेना, ऋण वाली इनकम मैं कह सकता हूं। अगर ऋण लिया है तो वो इनकम ऋण वाली आय किस में आएगी? पूंजीगत आय में आएगी। दूसरा, सरकार कुछ बेच दे, एलआईसी का विनिवेश कर दिया, एलआईसी से शेयर बेच दिए, और मान लो और कुछ बेच दें, रेलवे बेच दे या और कोई कंपनी बेच दे, कह रहे हैं कि हम ये बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं, तो बेच रहे हो ना, बेचने पे तो संपत्ति कम हो रही है। इसका मतलब वो कैसी इनकम होगी? पूंजीगत आय। यानी बताओ विनिवेश किस में आएगा? विनिवेश। आप कहेंगे विनिवेश भी इसमें आएगा जी, पूंजीगत आय में आएगा विनिवेश। यानी ऋण वाली आय भी इसी में आएगी, विनिवेश भी इसी में आएगा। दूसरी बात, मान लो हमने किसी को ऋण दिया था और वो ऋण अब हमें वापस मिल रहा है, तो वो भी इसी में आएगा, यानी ऋण की वापसी। चाहे ऋण हम किसी से लें या जो हमने ऋण दिया था उसकी वापसी हो, वो सब भी पूंजीगत में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो हमने ऋण दिया था ना, उस पर जो ब्याज आ रहा था वो इधर आ रहा था राजस्व आय में। लेकिन अगर ऋण वसूली आ रही है, ऋण अगर वापस आ रहा है, तो वो किस में आएगा? आपका पूंजीगत में आएगा। तो आप सीधा सा माइंड को थोड़ा सा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इनकम दो प्रकार की होती है, राजस्व और पूंजीगत। राजस्व आय वो आय होती है जो सरकार के ऊपर दायित्व बढ़ा देती है, बोझ बढ़ा देगी, या वो सॉरी, राजस्व आय वो आय होती है जो ना कोई बोझ बढ़ाएगी ना कोई दायित्व बढ़ाएगी, कुछ नहीं करेगी वो। और पूंजीगत वो वाली आय होती है जो सरकार के ऊपर दायित्व बढ़ाएगी, जो सरकार के ऊपर बोझ बढ़ाएगी या उसकी संपत्ति को कम कर देगी। जैसे सरकार ने ऋण ले लिया, बोझ बढ़ गया, कुछ बेच दिया, मतलब विनिवेश कर दिया, तो इसका मतलब है ना उसके ऊपर बोझ बढ़ा है, कुछ कम हो गई, संपत्ति कुछ कम हो गई। तो ये सब जो आय है ये कैसी है? ये है पूंजीगत। और टैक्स से प्राप्त आय, लाभांश आ रहा है, कंपनियों से प्रॉफिट आ रहा है, जो ऋण दे रखा था उस पर ब्याज आ रहा है, वो सब इनकम कैसी है? राजस्व। बात हुई क्लियर? ठीक है, आई समझ में? नहीं आई है? आ गई है। तो अब हम चलते हैं बजट के आंकड़ों पर। बजट के आंकड़े क्या कह रहे हैं? राजस्व आय और पूंजीगत आय, दो प्रकार की आयों पर हमें पहले बात करनी है। साथ साथ चलना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको सीट बढ़ जाएगी, सीट आपको मिल जाएगी। सरकार की जो आय है इस बार की, वो कितनी है? 27 लाख करोड़। मैं हजारों की बात छोड़ूंगा, मैं सीधे लाख में बात करूंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 27,16,281 करोड़। सीधा सीधा है 27 लाख करोड़ की क्या है? सरकार की इस बार की इनकम है। कौन सी इनकम? पूरी, टोटल, कुल इनकम, कुल आय। आय दो प्रकार की होती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय में कितनी है? राजस्व आय 26 लाख, और पूंजीगत आय कितनी है? 84,000। अभी समझते रहना, केवल अभी मैं जो बता रहा हूं अभी ये उतनी नहीं है। अभी कुछ नहीं बजट पढ़ा होगा, कहोगे जी हमने तो ज्यादा पढ़ी है, कि हमने तो पढ़ी है, ये तो 17 लाख है। वो 17 लाख पढ़ी है, लेकिन अभी रुको थोड़ा सा। राजस्व आय कितनी, मतलब ये टोटल सरकार की आय कितनी है? 26 लाख करोड़। 27 लाख करोड़, और 27 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ राजस्व आय है, और बाकी की लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, यानी 84,000 करोड़ आप कह सकते हो ना, ये क्या है आपकी? ये हो गई पूंजीगत आय। 84,000 लगभग 1 लाख के मान लो। 84,000 में से जो हमने ऋण दे रखा था वो ऋण वसूली हुई है 23,000 करोड़ की।
ये आप घर पे पढ़ लेना सब, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा विनिवेश किया है 61,000 करोड़ का विनिवेश किया है। आप कह रहे हैं ना LIC के शेयर बेच दिए, ये बेच दिया, 61,000 करोड़ की इनकम गवर्नमेंट को जो आई है वो विनिवेश से आई है। और ऋण वसूली मतलब ऋण लिया नहीं है, अपना ऋण जो दे रखा था वो वापस मिला है। वो कितना मिला है? 23,000 करोड़ मिला है। तो 84 प्लस 26 32 काउंट करोगे तो कितना हो गया? 27 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो अभी तक कहने के लिए जो हमारी राजस्व आय है और पूंजीगत आय है वो कितनी है? वो इतनी है। ये मैं आय की बात कर रहा हूं। अभी मैंने इसमें यह नहीं जोड़ा कि हमने ऋण कितना लिया है, ऋण की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी केवल बात कर रहा हूं इनकम की। राजस्व इनकम मतलब टैक्स वाली इनकम जो है और नॉन टैक्स इनकम जो है वो जुड़ गया, साथ ही साथ जो हमने ऋण दे रखा था वो वापस आ गया, और साथ ही साथ जो विनिवेश किया है वो, ये इनकम है। अभी जो विदेश से हम ऋण जो हम ऋण लेते हैं ना, जो हम ऋण लेते हैं वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया है अभी। वो मैं बताऊंगा कि ऋण हम क्यों लेते हैं। जब बीए ज्यादा होता है तब ऋण लिया जाता है, और जितना बीए ज्यादा होता है ना, जितना घाटा निकल के आता है उतना ही जो है वो ऋण ले लिया जाता है। तो सीधी सी बात, सरकार की आय 27 लाख करोड़, जिसमें राजस्व आय कितनी है? 26 लाख करोड़, और लगभग 1 लाख के आसपास कैसी है? पूंजीगत आय है। और इस 26 लाख में से 23 लाख टैक्स से प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, और 3 लाख करोड़ किससे प्राप्त होती है? ये करोड़ में है, 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ नॉन टैक्स इनकम है, और टैक्स से प्राप्त है 23 लाख करोड़। 23 लाख करोड़ टैक्स, सोचिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टैक्स का क्या मामला है? टैक्स में कितनी इनकम कहां से आ रही है सरकार को? टैक्स में सबसे ज्यादा आ रही है जीएसटी, 9.5 लाख करोड़। सरकार को जीएसटी में सबसे ज्यादा पैसा मिला, 9.5 लाख करोड़ का सबसे ज्यादा जीएसटी। जीएसटी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाला एक कर है। इसे कभी मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो वो वीडियो में यूट्यूब पे। हेलो। इसके बाद दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। इसे कहते हैं हम लोग निगम कर, यानी निगम कर जो है वो दूसरे नंबर पर है। लगभग कितना निकल करके आ रहा है? अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 9,22,000 करोड़। 9,22,000 करोड़ जो है वो यहां से इनकम हो रही है। इसके बाद इनकम टैक्स 9 लाख करोड़, एक्साइज ड्यूटी 3,39,000 करोड़, कस्टम्स 2,33,000 करोड़। इतनी इनकम हो रही है। आप कहोगे एग्जाम में क्या आएगा? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा सरकार की राजस्व आय किस टैक्स से आती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो 3-4 टैक्स दे देगा नीचे वाले, कहेगा लगाओ क्रम से। सरकार की आय का जो कर है, कर आय का घटता हुआ क्रम लगाओ, बढ़ता हुआ क्रम लगाओ इस बार के बजट में। तो ये आपसे वो क्रम लगवाता है। इसलिए आंकड़े मैंने इसलिए दिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने बजट बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बजट को उस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं आपको लास्ट लेवल पे बाद में लेके जाऊंगा कि बजट में प्रावधान क्या है, वो बात की बात है। पहले आंकड़े तो देख लो वो क्या है। तो आप सोचिए, जीएसटी से लगभग 9.5 लाख करोड़, और कॉर्पोरेशन टैक्स से 9 लाख करोड़ से ज्यादा है, 9,22,000 करोड़, और इनकम टैक्स 9 लाख करोड़, एक्साइज ड्यूटी 3,39,000 करोड़, कस्टम्स हो गया 2,33,000 करोड़। अभी आपको ये नहीं पता होगा कुछ बच्चों को जी ये टैक्स कौन कौन से हैं। जीएसटी जानते होंगे, इनकम टैक्स जानते होंगे, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं जानते होंगे। जिस प्रकार हम लोगों की इनकम पर लगता है टैक्स, आय कर लगता है हम लोगों की आय पर, ऐसे जो कंपनियां होती हैं उन्हें निगम कहते हैं, निगम। तो कंपनियों की जो इनकम होती है उनकी इनकम पर लगने वाला कर जो होता है वो इनकम टैक्स ना होके उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। जैसे अंबानी की पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन रिलायंस की इनकम पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा, ठीक है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो देती हैं। एक्साइज ड्यूटी इसे कहते हैं उत्पाद शुल्क। कोई चीज जब बनती है तो बनने पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, केंद्र सरकार कुछ चीजों पर अभी भी जो है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेती है। तो ये इसका मतलब होता है उत्पाद शुल्क। कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क। यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से इनकम कितनी है? 3,39,000 करोड़, और कस्टम से 2,33,000 करोड़। टोटल काउंट करोगे कुल लगभग 33 लाख करोड़।
अब आप कहोगे तो सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी राजस्व आय हम पढ़ के आ रहे थे 23 लाख करोड़, पढ़ी थी ना अभी पीछे कि राजस्व आय 23 लाख है, पूंजीगत आय 3 लाख है। वो पूंजीगत आय कह रहा हूं, मतलब टैक्सेबल इनकम 23 लाख, नॉन टैक्सेबल इनकम 3 लाख, तो टोटल हो गया था 26 लाख। और 1 लाख हो गया पूंजीगत आय जो महीने में 84,000 था, तो टोटल कितना हो गया 27 लाख करोड़। ये ऐसे है क्योंकि जो टैक्स आता है ना सरकार का, कुछ टैक्स ऐसा होता है वो राज्यों को अंतरण करना पड़ता है, उसमें राज्यों का हिस्सा होता है। केंद्र राज्य संबंध में आप देखोगे ना तो उसमें जो सरकार की कुछ कर ऐसे होते हैं वो राज्य अपने पास रखता है। तो इनमें से राज्यों को हस्तांतरण लगभग कितना हो रहा है 10 लाख करोड़। तो केंद्र की इनकम कितनी हो गई, माइनस कर दो 33 में से 10, कितनी हो गई 23 हो गई ना, कितनी है 23। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेबल इनकम कितनी है 23 लाख करोड़, नॉन टैक्सेबल इनकम 3 लाख करोड़ और कैपिटल इनकम 1 लाख करोड़ लगभग। टोटल काउंट कर रहे हो तो कितना आ रहा है 27। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको केंद्र की कर के घटता क्रम, सबसे ज्यादा जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से, सही से पढ़ लेना। अब है गैर कर से प्राप्त आय। अभी मैंने बात करी थी गैर कर से प्राप्त आय भी होती है। कितनी है गैर कर से प्राप्त आय, नॉन टैक्सेबल इनकम? सब आंकड़े यही याद हो जाएंगे आज। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कितनी है 23 लाख करोड़, ठीक है, और नॉन टैक्सेबल कितनी है 3 लाख, दोनों को मिला के 26 लाख। 3 लाख देखो कहां से आ रहा है, टोटल कितनी है 3 लाख करोड़। ठीक है, आप आंकड़े अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं मैं। ब्याज वसूली जो हमने ऋण दे रखा है राज्यों को या इनको, उनसे ब्याज कितना आया 24,000 करोड़ का। लाभांश डिविडेंड जो हमारी कंपनियां काम कर रही हैं सरकार की, उनसे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ओएनजीसी वगैरह जो भी कंपनी काम कर रही है, कितना आ रहा है 91,000 करोड़। आप सोचिए हमने जो विनिवेश किया है ना, जो बेचा है, उसकी इनकम 61,000 करोड़ है, यानी जो शेयर्स बेच दिए वो सब। लेकिन जो सरकारी उपक्रमों से इनकम आ रही है वो कितनी है 91,000 करोड़। अन्य आय कितनी हो गई 1,80,000 करोड़ के लमसम हो गया। टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया 3 लाख करोड़। हाँ, विनिमयकरण नहीं, विनिवेश। विनिवेश देखो टैक्स, ये क्लास उसकी चल रही है बजट की, मैं उस पर निकल जाऊंगा ना तो बड़ा ही मामला पूरा बिगड़ जाएगा। ये बजट की क्लास है, मेरे को कंप्लीट भी करनी है 2 से 3 दिन में। ठीक है, तो अगर मैं विनिवेश पे निकला ना, अच्छा है या बुरा है, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अब कोई चीज सरकार चलाएगी तो उसे निवेश बोल देंगे, हम सरकार ने निवेश कर रखा है। सरकार नहीं चलाएगी तो आप क्या दोगे, विनिवेश कर लिया। अभी आप बताओ ना, आप अगर एक्सिस बैंक में जाते हो और पीएनबी बैंक में, तो दोनों में से किस में मजा आता है? तो एक्सिस में मजा आ रहा है, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन बढ़िया है, आप खुद कह रहे हो। और प्राइवेटाइजेशन तो तब होगा ना जब सरकार विनिवेश करेगी, जब निजी लोगों में दे देगी। तो इसलिए तो आपको पता ही है इसका जवाब कि विनिवेश अच्छा है। लेकिन आप कहोगे जी एक्सिस में जाते तो चार्ज बहुत काटते हैं, पैसे बहुत काटते हैं, हर चीज में पैसे चार्ज जोड़ देते हैं। तो मैं कहूंगा फिर तो आप ये वाली मानसिकता से सोच रहे हो कि पैसा जा रहा है, पैसा ले रहे हैं, आपको आराम नहीं चाहिए, आपको पैसा बचाना है, आप तो गरीबी वाली सोच से देख रहे हो। तो बिल्कुल अगर आप गरीबी वाली सोच से देखोगे तो विनिवेश बुरा है। बात समझिए ना, क्योंकि भाई अब मैं कहूं बताइए सरकारी स्कूल बढ़िया है प्राइवेट? आराम की दृष्टि से ना, पैसे की दृष्टि से सरकारी 2 रुपए फीस। तो आपको चाहिए क्या, दोनों में से बताओ ना, क्वालिटी चाहिए या क्वांट? दोनों में से देखो ना क्या चाहिए। भाई प्राइवेट में पैसा ज्यादा जाएगा, क्वालिटी मिलेगी, सरकारी में पैसा नहीं जाएगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस दृष्टि से आप समझिए। अब मेट्रो स्टेशन में जाते हो मजा आता है, रेलवे स्टेशन में जाते हो मजा आता है? नहीं आता होगा। मेट्रो में जाने में अरे यार कहां आ गए विदेशों में, प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, मिलना नहीं है कोई, पड़ा है इधर कोई तो पड़ा ही रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समय के साथ विनिवेश भी बुरा नहीं है, अच्छा है। चलाओगे बीएसएनएल? बीएसएनएल चला लोगे? कितने लोग चला रहे हैं बीएसएनएल का सिम? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास बीएसएनएल का सिम है? 2 लोग हैं, बताओ। पुरातात्विक अवशेष क्यों भैया, बीएसएनएल तो सरकार की है, यही सरकार के भक्त है क्या? इसका मतलब है आप सब लोग चाहते ही नहीं हो कि सरकारी चीजों में पैसा लगाओ या उनको प्रयोग में करो। आप चाहते हो क्या? सरकार वाली चीजें कितने इस्तेमाल करते हो? बीएसएनएल वाले 2 निकले हैं। खादी उद्योग जो खादी बनाता है, कितने लोग खादी के कपड़े पहनते हैं?
कितने लोगों ने खादी का नगर पहन रखा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आपको सरकार के द्वारा बनाई गई एक भी चीज पसंद नहीं आ रही है, तो आप खुद क्या चाहते हो? विनिवेश चाहते। कितने लोग, आप खुद सोचो ना यार, खुद सोचिए, आपको सरकार द्वारा चलाई गई चीज खुद पसंद नहीं आ रही है, आप कहोगे जी क्वालिटी नहीं है, इसलिए ऐसा है। अब बात आओ बीए पे। बीए पे चले। अब देखो, उस आय को तो भूल जाओ, वो तो थी सरकार की आय। हालांकि कुल मिला के सरकार की कुल आय कुल व्यय बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। वो कैसे बराबर होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे 27 लाख करोड़ का क्या हुआ? इनकम आय हुई। अब सरकार ने लगाया व्यय का हिसाब, व्यय का बन के आया 45 लाख करोड़। कितने का अंतर आ गया? लगभग 17-18 लाख करोड़ का अंतर आ गया। तो सरकार क्या करेगी? 17-18 लाख करोड़ का ऋण ले लेगी। और वो ऋण किस में जुड़ेगा? कौन सी इनकम में? राजस्व इनकम में या पूंजीगत इनकम में? किस में जुड़ेगा? आप कहोगे जी वो जुड़ेगा पूंजीगत आय में जुड़ेगा। और जब ये पूंजीगत आय में जुड़ेगा 17,86,000, तो ये जो पूंजीगत आय है ये इतनी नहीं दिखाई देगी, बल्कि ये दिखाई देगी लगभग 18 लाख करोड़। यानी आपने अगर बजट पढ़ा होगा तो उसमें पूंजीगत आय कितनी लिखी हुई होगी? लगभग 18.5 लाख करोड़ लिखी हुई होगी। लेकिन नहीं, आय रियल में कितनी है? 84,000 करोड़। क्योंकि इसमें से ऋण वसूली, जो हमने ऋण दिया था वो वापस आया है 23,000 करोड़ का, विनिवेश किया है 61,000 करोड़ का, 84 हो गया। बाकी ये क्या है? ये हमने अपने व्यय को पूरा करने के लिए ये हमने ऋण लिया है। तो इस हिसाब से तो अब अगर जोड़ दो आप इसमें 27 में और जोड़ो 17,86, तो हो गए कितने? 45 हो गए। यानी आय कितनी हो गई सरकार की? 45। और व्यय कितना है? 45। तो बजटीय घाटा कितना हो गया? 0। हर बार बजटीय घाटा 0 होता है। बजटीय घाटा तो हमेशा 0 होगा, लेकिन राजकोषीय घाटा वो ये है। इसे हटा दो तो राजकोषीय घाटा पता चलेगा तुम्हें क्या है। जो कहते हैं ना राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा इसके बिना होता है। इसे हटा दो, अब जो घाटा बन के आ रहा है ना वो राजकोषीय घाटा है। तो आप कहोगे इतना ही बन के आ रहा है, तभी तो इतना हमने ऋण लिया। इसलिए सरकार जितना पैसा ऋण में लेती है वही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। इस बार का सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होगा? 17,86,000 करोड़। क्या है ये? ऋण लिया है, ऋण। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सरकार की आय कितनी है? जो नेट इनकम है 27 लाख करोड़, राजस्व आय 26 लाख करोड़, पूंजीगत आय 1 लाख करोड़, टैक्सेबल इनकम 23 लाख करोड़, नॉन टैक्सेबल इनकम 3 लाख करोड़। टैक्सेबल इनकम में सबसे ज्यादा जीएसटी लगभग 9.5 लाख करोड़, पता है ना। इसी तरीके से अब, लेकिन ये तो 27 हो गया, लेकिन इस 27 के साथ हमने लगभग अप्रोक्सीमेट 7.5, 8, 18 मान लो इसको पूरा, 18 लाख का हमने ऋण ले लिया। तो ये भी पूंजीगत आय में आ जाएगा। तो 18 का ये ऋण हो गया, और 27 वैसे बैठ रही थी, तो 18 और 27 45। तो टोटल इनकम 27 सरकारी कितनी हो गई? 45। लेकिन गलत है ना, इसे इनकम बताना गलत है ना। ये तो ऋण लिया है, इसे इनकम बताना गलत होगा। जब भी तो पूंजीगत के रखा है, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर क्या बढ़ गया? बोझ बढ़ गया। ठीक है भाई, एक बार आप इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दो वीडियो को, मैं वो बटवा देता हूं आप लोगों को। सीट अभी खाली हो ना, ऐसे लग रहा होगा ऐसे कुछ है ही नहीं यार। के बी आ जाओ। टोटल भी है 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़ में ऐड है ना वो, तो समझ जाना इसमें 17-18 लाख, वो 45 लाख करोड़ है टोटल व्यय जो है। लेकिन इस 45 लाख करोड़ में ध्यान रखना, स्टार्ट थोड़ी करा भैया, कर दिया। इस 45 लाख करोड़ में लगभग 17.5 लाख करोड़ क्या है? क्या? कर्ज। जो कर्ज लिया है उसे हटाओगे तो कितनी आय बचेगी? 27 लाख करोड़। ठीक है, अब बीए में आ जाओ भाई साहब। 45 लाख करोड़ में से 35 राजस्व व्यय है, 35 लाख करोड़। अब समझ जाओ राजस्व आय कितनी थी? राजस्व आय 26 लाख करोड़,
और 1 लाख करोड़ कौन सी थी? पूंजीगत वाली, कर्ज को हटा के 27 लाख थी। और राजस्व व्यय कितना है? 35। यहीं पर समझ लो, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा राजस्व घाटा क्या होता है। राजकोषीय नहीं, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे का मतलब हो गया राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। राजस्व व्यय कितना है? 35 लाख करोड़, और माइनस आय कितनी थी? 26 लाख करोड़। और 26 में भी टैक्सेबल 23 और नॉन टैक्सेबल 3। तो अब इसमें से आप माइनस करो भाई, 35 में से घटा दो, 26 कितना आ रहा है निकल करके? 9 के आसपास आएगा। लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की जरूरत तो हमें राजस्व में पड़ गई, क्योंकि आय है 26 और व्यय है 35। ठीक है, अब इस चीज को समझाने से पहले मुझे वापस जाना पड़ेगा वहां पर कि भाई व्यय होता क्या है। अभी व्यय पे मैं बात कर रहा हूं कि व्यय क्या होता है। व्यय 2 प्रकार का होता है। एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है इसको समझ लो। जैसी इनकम वैसा व्यय, यानी राजस्व आय ऐसी आय थी जिससे ना कोई दायित्व बढ़ रहा था, ना कोई मतलब दायित्व बढ़ रहा था, ना कोई संपत्ति कम हो रही थी। तो राजस्व व्यय ऐसा व्यय होगा जिससे ना कोई दायित्व कम होगा और ना ही कोई संपत्ति बढ़ेगी, ना संपत्ति बढ़ेगी। ठीक है, या ऐसे कर दूं, चलो वही लिख देता हूं, ना संपत्ति बढ़ेगी। यानी ना दायित्व कम होगा और ना ही मतलब ना दायित्व कम होगा और ना संपत्ति बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे बीए होते हैं, एक बीए कि हमने पैसा खर्च किया और उससे हमने कोई चीज खरीद ली, एक ऑटो खरीद लिया। अब ऑटो क्या है? वो एक संपत्ति है और उससे क्या होगा ना, इनकम आएगी, कुछ ना कुछ इनकम आएगी। तो इस प्रकार का जो व्यय होगा ना वो पूंजीगत व्यय में आएगा, क्योंकि उससे क्या हो गई, हमारी कोई संपत्ति बढ़ी है और संपत्ति बढ़ी है और वो आगे भी हमें संपत्ति देगी। जैसे ऑटो खरीदा, ऑटो से कुछ ना कुछ इनकम आएगी ना। ऐसी मान लो कुछ घर बना दिया, उससे किराया आएगा, वो व्यय कौन सा होगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। ठीक है, ऐसी मान लो कि हमने जो किसी का कर्ज है वो वापस कर दिया, कर्ज वापस कर दिया, कर्ज वापस किया हमने। ठीक है, कर्ज वापस किया, तो आप बताओ ना कर्ज वापस करने से क्या होगा? दायित्व कम हो गया या नहीं हो गया? यानी इससे क्या हो गया? दायित्व कम हो गया। तो पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे संपत्ति बढ़ेगी या फिर कोई ना कोई दायित्व कम हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी। लेकिन राजस्व आय कैसी आय? राजस्व व्यय कैसा व्यय होगा जिससे ना कोई दायित्व कम होगा, कोई दायित्व कम नहीं होगा, और ना ही कोई संपत्ति बढ़ेगी। तो अब मेरे को बताओ व्यय में कौन सा ज्यादा बढ़िया व्यय है, ये वाला या ये वाला? ये वाला व्यय बढ़िया है ना। ठीक है, तो कौन कौन से व्यय इसके अंतर्गत आते हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं अभी आपसे। सबसे पहले बात कर रहा हूं राजस्व व्यय में कौन कौन सा आता है। पहले ब्याज भुगतान। अब मेरे को बताओ, सरकार ब्याज भुगतान कर रही है 10 लाख करोड़ का, क्या उस ब्याज से सरकार का कोई दायित्व कम हो गया? क्या मेन प्रिंसिपल कम हो गया? उसका मूलधन कम हो गया क्या? वही का वही है। क्या कम हो रहा है? केवल कुछ कम नहीं हो रहा, केवल पैसा जा रहा है। कोई संपत्ति बढ़ रही है क्या ब्याज देने से? आप कहोगे जी ब्याज तो ब्याज है, ब्याज से ना मूलधन कम होता ना कुछ कम होता। इसलिए ब्याज भुगतान किस में आएगा? राजस्व व्यय में आएगा। सरकार पेंशन दे रही है, मुझे बता दो पेंशन देने से सरकार को कौन सी संपत्ति बढ़ रही है? सरकार की कोई दायित्व कम हो रहा है क्या? पेंशन है वो, तो कुछ सेवा नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, देते रहना है, देते रहना है। कुछ बढ़ रही है संपत्ति सरकार की? नहीं बढ़ रही है। सब्सिडी, बताओ भाई सब्सिडी से क्या फायदा हो रहा है? सरकार आपको उर्वरकों पर या जो कोटे पे आपको 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो में सामान मिल रहा है वो आपको उसको पैसा दे रही है सरकार। क्या उसके पैसे देने से सरकारी कोई संपत्ति बढ़ रही है? क्या सरकार का कोई दायित्व कम हो रहा है? कोई कर्ज नहीं उतर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। क्या सब्सिडी देने से कर्ज उतर रहा है? क्या पेंशन देने से कर्ज उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। ऐसे जितने भी खर्च हैं, ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी, ये सब किस में आते हैं? राजस्व व्यय में आते हैं। पूंजीगत व्यय में कौन सा आएगा? जैसे मैंने क्या कहा, क्या
कर्ज वापस कर रहे हो आप, ब्याज वापस कर रहे हो तो राजस्व है, लेकिन कर्ज ही आपने वापस किया, जो पैसा लिया है वो आपने अगर वापस कर दिया तो वो पूंजीगत है, क्योंकि उससे क्या हो गया, आपके ऊपर दायित्व कम हो गए। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश, आप निवेश कर रहे हो, निवेश का मतलब समझ रहे हो, आपने बैंक शेयर खरीद लिए, आपने एलआईसी के बेचे, वो भी निवेश है, लेकिन आपने बाकी किसी इंश्योरेंस कंपनी के खरीद लिए, आपने एक्सिस बैंक को सरकारी बना दिया, उसके शेयर खरीद लिए, ये होगा निवेश। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे करोगे, खरीदोगे, तो सिंपल सी बात है, उससे कोई प्रॉफिट होगा ना, और जो उससे प्रॉफिट होगा, यानी जो लाभांश होगा, डिविडेंड होगा, वो सब किस में जाएगा, राजस्व आय में आएगा। आपको पता है ना, देखो समझिए, जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे, कुछ भी करोगे, उससे आने वाला जो प्रॉफिट वगैरह होता है ना, वो सब राजस्व आय में जाता है। और मैं राजस्व आय आपको पढ़ा चुका हूं। राजस्व आय में बताई थी ना मैंने, दो होती है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल में टैक्स वाली आय, नॉन टैक्सेबल में लाभांश। याद आ रहा है कुछ? हाँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में वो सब भी आएंगे जिससे आपकी संपत्ति बढ़ेगी, और वो संपत्ति आगे भी आपको कुछ कमा करके देगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा, कर्ज वापस किया, दायित्व कम हो गए, आपने निवेश कर दिया, या आपने किसी को ऋण दिया। आप कहोगे जी ऋण दे दिया किसी को, तो उससे कौन सी संपत्ति बढ़ गई? बढ़ गई। ब्याज मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा, संपत्ति आ रही है ना और बढ़ रही है उससे। लेकिन जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट सब कौन सी इनकम में भेज दे? मैंने आपको 4 चीजें बताई, और बड़ा साधारण सा तरीका बता रहा हूं अब समझने का, कभी दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसी सभी आय जिससे ना कोई संपत्ति बढ़े, ना कुछ हो, ना, मतलब ऐसी सभी, मतलब जो ऐसी सभी आय जिससे ना कोई संपत्ति कम हो, ना कोई दायित्व का सृजन हो, यानी वो इनकम है, वो आ गई, कोई बोझ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, वो सब राजस्व है। जिससे बोझ बढ़ गया, ऐसा कुछ भी हो गया, वो पूंजीगत है। राजस्व में जैसे टैक्स आ रहा है, कोई बोझ नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई संपत्ति कम नहीं हो रही है, या जो कंपनियों से इनकम आ रहा है, या जो हमने कर्ज दे रखा है उस पर जो ब्याज आ रहा है, ये सब राजस्व आय है। ये कितनी है भारत सरकार की बजट में? 23 लाख करोड़। ठीक है। इसके बाद दूसरी होती है नॉन 23 लाख वो वाली हो गई, और 3 लाख वो वाली हो गई, टोटल कितनी हो गई? 26। टैक्सेबल 23 और नॉन टैक्सेबल 3, तो टोटल कितनी हो गई? 26। पूंजीगत आय कौन सी हो गई? आप कहेंगे ऐसी आय जिसे कुछ ना कुछ हम बेच के ला रहे हैं, या कुछ ना कुछ बेचा है हमने, कम हुआ है। तो आय कौन सी वाली अच्छी है? राजस्व वाली अच्छी है। राजस्व वाली आय अच्छी है ना, और ये पूंजीगत वाली आय अच्छी नहीं है। पूंजीगत आय जो भारत सरकार की इस बार कितनी है? लगभग 1 लाख करोड़ है। लेकिन अगर इसमें हम वो जोड़ दें जो विदेशों से हमने कर्ज लिया है, वो लगभग 17.5 लाख करोड़ है, तो इस हिसाब से तो ये 18 साढ़े 18 लाख करोड़ बन जाएगी। और टोटल आय कितनी हो गई आपकी? 45। बीए के बारे में बात करते हैं। ऐसा बीए जो बेफालतू का है। बेफालतू का मतलब समझने के लिए, कोई संपत्ति नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, वो सब, ये सब राजस्व है। कितना है? 35 लाख करोड़। बेफालतू है, इसे बेफालतू ना कहिए, ठीक है, लेकिन कहने के लिए तो कोई संपत्ति नहीं बढ़ रही ना। और पूंजीगत व्यय कौन सा है? ऐसा व्यय जिससे कोई संपत्ति बढ़ेगी, कोई दायित्व कम होगा, वो कहलाता है पूंजीगत व्यय। ये कितना बचा? 10 लाख करोड़। तो 35 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़। ठीक है, इधर देखिए, व्यय कितना व्यय है भाई? 35 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना है? 10 लाख। टोटल कितना हो गया? 45। राजस्व घाटा क्या हुआ? राजस्व घाटे के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। राजस्व व्यय कितना है? 35। राजस्व आय कितनी थी? 26। हाँ, वो 1 लाख हटा दो तो कितनी हुई? 26। तो टोटल अंतर देखोगे लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जब आप केवल राजस्व व्यय और राजस्व आय की बात कर रहे हैं तो उसे कहते हैं राजस्व घाटा। एक शब्द है राजकोषीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इसमें आप बात कर रहे हैं जितना सरकार ने ऋण लिया है। केवल राजस्व की बात नहीं कर रहे हैं आप, टोटल की बात कर रहे हो। जितना ऋण लिया है, टोटल ऋण कितना लिया है? लगभग 17.5 लाख करोड़।
तो फिजिकल डेफिसिट होता है कौन सा वाला? आप कहोगे टोटल बीए माइनस कुल आय, लेकिन इस आय में वो आय शामिल नहीं होगी जो आपने ऋण लिया है। तो कुल आय कितनी है? 45 लाख करोड़। वो कुल बीए कितना है? 45 लाख करोड़। कुल आय 27 थी, वो शामिल नहीं करा हमने ऋण वाली आय। तो कितना आ गया? 17,86,816। और इतना ही हमने क्या ले लिया और इसे किस आय में दिखा दिया? पूंजीगत आय में। तो बजटीय घाटा कितना हो गया? 0। लेकिन अगर उसे हटा दो आप तो राजकोषीय घाटा कितना है? इतना। राजस्व घाटे में और राजकोषीय घाटे में अंतर समझ में आ गया? राजस्व घाटा केवल राजस्व खाते का है। राजस्व व्यय 35 लाख करोड़, राजस्व आय 26 लाख करोड़, तो लगभग 9 लाख करोड़। राजकोषीय घाटे का मतलब हो गया सरकार की जो कुल आय है ऋण को हटा करके और जो कुल व्यय है उसका अंतर। क्लियर हो गया ना मामला? आगे बढ़ते हैं, घर पढ़ लेना। लिखा हुआ भी है सरकार को जितना घाटा होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पूंजीगत आय के तहत उतना ही ऋण लेती है, अर्थात सरकार द्वारा लिया गया ऋण राजकोषीय घाटे के समान होता है। कितना ऋण लिया है? 17.5 लाख करोड़। यही क्या है? सरकार का राजकोषीय घाटा है। नीचे लिखा हुआ है मैंने, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। 35 लाख में 26 लाख घटा दिया, लगभग कितना आ गया? 8.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया। सरकार के विभिन्न व्यय, किस किस काम में सरकार व्यय कर रही है? ठीक है। अच्छा, इसमें राजकोषीय घाटा तो आपने पढ़ लिया, कितना आया राजकोषीय घाटा? 17.5 लाख करोड़। लेकिन सरकार एक बात बोलेगी, वो क्या बोलेगी? वो बात समझिए। सरकार ये बोलेगी भैया हमने ब्याज भुगतान भी तो करा है, पहले मैं आपको बीए पढ़ाता हूं, पहले बीए पढ़ो आप। ये आओ, सरकार के विभिन्न बीए। राजस्व खाते पर बीए कितना है? 35 लाख करोड़। पूंजीगत पे कितना है? 10 लाख करोड़। अब इस 35 लाख करोड़ में से इधर देखो कितना खर्च कर रही है सरकार ब्याज देने में, ब्याज भुगतान। 10 लाख करोड़ का ब्याज दे रही है, वापस नहीं, ब्याज। पूंजीगत भी है कितना है टोटल? 10 लाख करोड़, जिसे आप अच्छा भी कह रहे हैं, वो 10 लाख करोड़ है। और उतना सेम हम लोगों ने क्या दिया है इस बार के बजट में? ब्याज दिया है। अगली बार क्या होगा? जो इस बार 17 लाख करोड़ लिया है उसका ब्याज चढ़ेगा, तो ये ब्याज क्या होगा? अगली बार बढ़ जाएगा। टोटल व्यय का 20% हम किस पे कर रहे हैं? ब्याज पे कर रहे हैं। गया 10 लाख करोड़ तो गया। अब सरकार कई बार क्या कहती है, देखो जो आप हमारा राजकोषीय घाटा देख रहे हो वो आपको देखने में लग रहा है 17 लाख, लेकिन भैया इसमें से 10 लाख तो हमने ब्याज दिया है और ये ब्याज तो पुराने ऋण का है, इसे इस बार का क्यों मान रहे हो तुम? तो राजकोषीय घाटा आप इतना मत मानो 17 लाख करोड़, इसमें से 10 लाख हटाओ और बचा कितना? 7 लाख करोड़। ये वाला मानो ये घाटा है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है प्राथमिक राजकोषीय घाटा। यानी राजकोषीय घाटा कितना है? 17.5 लाख करोड़, लेकिन प्राथमिक राजकोषीय घाटा कितना है? 7 लाख करोड़। सरकार कहेगी ना भैया वो तो पुराने लंबे समय से ले रखा है, पुरानी सरकारों ने ऋण लिया था, वो तो हम उस पर ब्याज दे रहे हैं 10 लाख करोड़ का, तो इसे हमारा घाटा मत जोड़ो। ऐसे लग रहा है इतना बड़ा 17.5 लाख करोड़, 10 लाख हटा दो, बचा कितना? 7.5। आई बात समझ में? ये होता है प्राथमिक राजकोषीय घाटा। अब सोचिए अगली में कुछ योजनाओं पे सरकार जो योजना चला रही है। देखिए योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की योजनाएं कैसी? एक होती हैं केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ऐसी स्कीम जो 100% केंद्र चलाता है, 100% केंद्र चलाता है। दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो 100% केंद्र नहीं चलाता, यानी केंद्र के साथ साथ उसमें राज्य भी शामिल होते हैं, राज्यों का भी योगदान होता है, कुछ पैसा राज्य भी डाल रहे होंगे। इस वाले मामले में क्या होता है ना, केंद्र राज्यों को पैसे देता है, और इस वाले मामले में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कौन करता है? लोगों को कौन देता है? केंद्र देता है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार किस पे खर्च कर रही है? ब्याज भुगतान, 10 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे कुल व्यय का 17%, 14 कितना? 1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14 लाख। ये यार इतना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो 10 लाख करोड़, उससे ज्यादा तो वो थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं नहीं, 14,000 भी नहीं होगा ये। दिखाओ भाई आंकड़ा, मैंने जो लिख के दिया पेपर लेके आओ, ये सवाल करेक्ट, जो मैंने जो लिख के दिए थे आंकड़े वो दो मेरे को।
हाँ नहीं, निकालने से बढ़िया मेरे पेपर में मैंने लिखे हैं, ये मैंने पूरा निकाल के लिखा है, ये तुम्हें ऐसे नहीं है मैंने कॉपी करके दे दिया। 4.5 घंटे लगे इसे लिखने में, फिर 1200 रुपये की फोटोकॉपी बंटवाई। अब पढ़ा रहा हूँ, बाहर निकल के 4 गालियाँ सुनूंगा कि यार पका दिया यार। ऐसा, जिनका भला होना है उनका भला हो जाएगा। ये 11 के आसपास होगा, ठीक है, क्योंकि कुल बीए का कितना है 17%। इसके बाद में आप देखो केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी केंद्र प्रायोजित दोनों में अंतर क्या है, 100% केंद्र चलाता है और इसमें क्या होता है आपका जो केंद्र है वो राज्यों की सहायता से चलाता है। कितना है 4 लाख करोड़, यानी कुल बीए का कितना 9%। अरे आप सोच के देखो ना, 15 लाख करोड़ की तो टोटल योजनाएं ही चल रही हैं। ये मेरे बताऊं ना, ये दोनों का योग आ गया होगा जुड़ करके, यानी लगभग 10 कुछ की 10-11 वो होगा और ये 4 के आसपास ही है, तो ये दोनों का योग होगा। तो आप कितना था 7,65,000। अच्छा आपने किसका निकाला कुल बीए का, मतलब 45 लाख करोड़ का निकाला है, 45 लाख करोड़ का, ठीक है। यानी आपने राजस्व व्यय का नहीं निकाला होगा ना, आपने राजस्व व्यय का निकाला, इसे राजस्व व्यय की बात चल रही है, राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय कितना है 35 लाख करोड़, तो आप 35 लाख करोड़ का निकालो, 35 लाख करोड़ का 17% निकालो ना, कितना आ रहा है। चलो छोड़ो इस चीज में क्या पढ़ना, आए तो मेरे को बता देना कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से वही आएगा। हाँ और कम हो जाएगा, हाँ चलो इसे देख लेंगे यार, जो भी होगा अभी इसे कर लेंगे जैसे होगा, फिलहाल देखते हैं। चलिए, तो ये है केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, लगभग कितना जा रहा है कुल बीए का 17%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं लगभग कितना जा रहा है कुल बीए का 9%। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से नीचे से आएगा। पेंशन, पेंशन पर आप खर्च देखिए सरकार का, वो योजनाओं को छोड़ो, योजनाओं में क्या क्वेश्चन आएगा मैं भी आपको बता दूंगा। इधर देखो आप, पेंशन पे कितना जा रहा है 2,34,000 करोड़, इतने की पेंशन ले रहे हैं लोग। और सब्सिडी देखो 4 लाख करोड़ की सब्सिडी जा रही है, सरकार आपको 4 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है। 4 लाख करोड़ में भी कैसे कैसे मिल रही है आप सोचिए। जो कोटे पर मिल रहे हैं ना तुमको, खाद्य सब्सिडी जो भी मिल रही है आंगनवाड़ी सब में, लगभग 2 लाख करोड़ की तो यही है, आधी सब्सिडी तो इस पे जा रही है। लग रहा है 2 लाख करोड़ ऐसे ही बट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। उर्वरक किसानों को 1,75,000 करोड़, जो ये यूरिया सस्ता मिल रहा है, ये सब सस्ते मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं, सरकार सब्सिडी दे रही है। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म कर दी ना, सिलेंडर पे तो खत्म ही हो गई, इसलिए देखिए घट गया है। ये पहले होता था 95,000 करोड़, अब सरकार इसको कम कर रही है धीरे धीरे। ये आप सोचो ना, राजस्व व्यय अगर कम हो जाए, राजस्व व्यय को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको काटो, पेंशन को काटो, पेंशन काट दी, पुराने वालों को दे रहे हैं, अगले वालों के लिए तो आपको पता है छठा वेतन आयोग के बाद में खत्म कर दिए। तो धीरे धीरे काम खत्म हो रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं अब सब्सिडी खत्म सरकार करेगी तो लोग कहेंगे ये कर दिया वो कर दिया, और फिर बोलेंगे घाटे का बजट, 17.5 लाख करोड़ उधार ले लिया, ये कर लिया। अबे ले क्यों रही है सरकार, ये तो देखो भाई, खाद्य सब्सिडी 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी, लगभग 2,200 करोड़ की अभी भी वो दे रही है। तो उतना सरकार क्या दे रही है, दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है। टोटल सब्सिडी पे कितना खर्च कर रही है 4 लाख करोड़, और पेंशन कर खर्च कितना कर रही है, लगभग 2,34,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब यहां पर एक दो बातें और है, मुझे पता भी है, थोड़ा थोड़ा तो बोर भी हो गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, इसे घर भी पढ़ोगे। अभी मैं बजट से आगे का आपको पढ़ाऊंगा, अभी एक दो चीजें देख लो जो आपको पढ़नी जरूरी है। वो क्या है, नीचे आओ, विभिन्न योजनाओं पर आवंटित धनराशि, ये मैंने डलवा दिया था, यहां से पूछेगा, वो नहीं पूछेगा केंद्र प्रायोजित योजना क्या है क्या नहीं है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि पीएम आवास योजना पर कितना प्रावधान किया गया है इस बार, कितना 7,9590 करोड़, लगभग 80,000 करोड़। पिछली बार कितना था
48,000 करोड़, यानी इसका मतलब है इस बार घर और मिलेंगे। जल जीवन मिशन पे पिछली बार 68,000 करोड़, इस बार इसका रीजन पता है 60 क्यों रखा है? क्योंकि 68,000 करोड़ का पिछली बार लक्ष्य रखा था, लेकिन जल जीवन मिशन पे जो खर्च हुआ ना वो 60,000 करोड़ हुआ था, इसलिए इस बार लक्ष्य ही 60 का रख दिया। ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़, 19,000 करोड़। अमृत योजना 14,100, इधर 16,000 करोड़। फसल बीमा योजना 15,500, 13,625। स्वच्छ भारत मिशन योजना 9,492 करोड़, 12,192 करोड़। मनरेगा 73,000 करोड़ और 60,000 करोड़। ये आपको घर से पढ़ना है, यही अगले बजट में कि किस पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पर, किस मिशन पर जो है या किस चीज पर कितने खर्च का प्रावधान इस बार किया गया है, तो इसको आपको घर से देखना है। नेक्स्ट आगे है कुछ मंत्रालय हैं, प्रमुख मंत्रालय, उन मंत्रालयों को जो है वो कुछ पैसा आवंटित किया गया है, तो जितना जितना पैसा आवंटित हुआ है वो सब आपका ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी एक चीज और है, इसको आप समझ लो थोड़ा सा क्या है, ठीक है। मैं समझ रहा हूं टाइम हो गया होगा कि क्लास भी है क्या कोई, किस चीज की? इंग्लिश किन की? देखो मेरी क्लास में कल से वो मत बैठना आगे, जो मेरे पे प्रेशर, मतलब मुझ पे ये मत करना कि मैं क्लास जल्दी छोड़ूं या कुछ भी करूं। कल से मेरे पे मत बैठना क्लास में, कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसका एक रीजन है। क्लास है छोड़ दो, मतलब तुम बहन की शादी में, भाई की शादी में, पड़ोसी की शादी में, दावत के लिए क्लास छोड़ सकते हो, और बजट की क्लास जो एक साल है वो जिंदगी पूरे साल जो है वो भिखमंगों की तरह घूमोगे बजट के लिए, बजट भैया बजट बजट, उसके लिए एक क्लास नहीं कंप्रोमाइज होगी। पूरे साल ऐसे घूमते फिरोगे कि यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। बढ़िया तुम्हें सेलेक्ट करके लिखा है, वो दिखाना जो पेपर है तुम्हारे पास, ये है तो ठीक है, वो दिए थे मैंने पेपर, कहाँ है वो पेपर दिखाओ। वो पेपर किधर रखे हैं जो वैसे वाले हैं, ठीक है, हाथ से लिखे हैं, मेरे पास नहीं पड़ी हुई है। कितनी सीटें पड़ी हुई हैं, मेरे पास सीटें थी ना, मैं चाहे तो देता, मेरे को पता है जितने लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने करके, किसी ने नहीं, मैंने हाथ से बनाई है निकाल के, डाटा एक एक हाथ से लिखा है बहुत सोच समझ के, फिर भी एक आध डाटा मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कुछ हुई होगी। और ऐसे थोड़ी है मेरे को मिल गई है भाई, मैंने ढूंढे हैं दो दो तीन तीन जगह से, और ये मैंने क्यों ढूंढे, ऐसे लिखे हुए थोड़ी थे, क्योंकि मेरे को बजट पता है क्या होता है। तो मैंने रक्षा खर्च ढूंढा किसमें है, सब्सिडी ढूंढी मैंने, सब्सिडी में मैंने फूड सब्सिडी कितना सब्सिडी दी जा रही है, फर्टिलाइजर पे कितनी दी जा रही है, क्यों एग्जाम में पूछेगा आपसे, लिखा हुआ आएगा कि बजट 2023-24 में भारत सरकार द्वारा सबसे ज्यादा सब्सिडी का, मतलब सबसे ज्यादा सब्सिडी भी है किस पर किया गया है, खाद्य सब्सिडी। क्रम लगवाएगा इनका, लगाओ क्रम, ये क्वेश्चन आते हैं बजट से, तो इसलिए मैंने वैसा बनाया है। इसलिए मैं कह रहा था ये वाली बात बजट पढ़ाने से पहले कि जो है मैं बजट पढ़ा रहा हूं ना, ये वाला जो आपको क्लास में मिल रहा है ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, बीच बीच में कट रही हैं चीजें, क्या है उन्हें क्या समझ में आएगा, सीट नहीं है उनके पास, ऑफलाइन की ही समझ में आ सकती है चीजें, मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वालों का तो क्या। जो ऐसा बजट अभी तैयार हो जाएगा ना आपका, आपके मैक्सिमम आंकड़े याद हो गए होंगे टोटल बजट के। इनकम टोटल 27 लाख करोड़, व्यय 45 लाख करोड़, पूरा करने के लिए लिया गया ऋण 17 लाख करोड़, यानी राजकोषीय घाटा 17 लाख करोड़, ठीक है। अब ये कुल आय जो है 27 लाख करोड़, राजस्व आय 26 लाख करोड़, पूंजीगत आय 84,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़, राजस्व आय में 23 लाख करोड़, टैक्सेबल इनकम 3 लाख करोड़, नॉन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम में सबसे ज्यादा जीएसटी से, टोटल भी है 45 लाख करोड़, राजस्व भी है 35 लाख करोड़, पूंजीगत भी है 10 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ में सबसे ज्यादा भी है ब्याज भुगतान लगभग 20%, फिर दुनिया भर की योजनाएं, उसके अलावा सब्सिडी, उसके अलावा पेंशन, पेंशन पे लगभग 2.5 लाख करोड़, सब्सिडी पे लगभग 4 लाख करोड़, सबसे ज्यादा सब्सिडी खाद्य सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़, उसके बाद उर्वरक सब्सिडी लगभग 2.25 लाख करोड़, और उसके बाद में ठीक है पेट्रोलियम लगभग 2200 करोड़। आधे आंकड़े आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, और ये क्यों बैठ गए रीजन समझ रहे हो, आपको मैंने बजट समझा दिया कि ऐसे होता है, नहीं तो बैठ के ना ये देखो ये मैंने लिखे हैं बैठ के रात बना के, फिर इसको इनको मैंने टाइप करवाया ये आंकड़े, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, मुझे बैठ के काम, मुझे ना बजट कभी देना, ना पढ़ना, ना कुछ करना, ना वित्त मंत्री बनना मुझे,
ठीक, ये चीज मैं घाटे जो होते हैं वो घाटे वगैरह मैं आपको कल समझा दूंगा, कल डिस्कस करूंगा। अभी मेरे को लग रहा है 2 क्लासें और होंगी बजट के ऊपर। ठीक है भाई, समझ में आया हो तो कल आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं।